नमस्कार साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया है और आजकल आप और हम लंबे समय से इस बात का अनुभव और एहसास ले रहे हैं कि युद्ध इन दिनों मैप पर चल रहे हैं। और जब मैप पर चल रहे हैं तो फिर इन दोनों को हम कहां साइड में रख सकते हैं? ट्रंप हो या फिर ट्रंप के विरोधी ईरान वाले लोग हों, ये दोनों ही असल मायने में जमीन के टुकड़ों के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जब इतने दिन जंग चल ली, लगभग 1.5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी जहां आकर के आखिरी पॉइंट अटका है वो एक स्ट्रेट पर आकर अटका है। बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ये स्ट्रेट होती क्या है, ये जल संधि होती क्या है? जिस जगह की आज हम चर्चा करते हैं, आजकल सुर्खियों में पढ़ पढ़ के आप सभी लोग इतने विद्वान हो चुके हैं कि आपको ये पता है कि ईरान कहाँ है, आपको ये पता है कि पर्शियन खाड़ी कहाँ है, आपको ये पता है कि ओमान खाड़ी कहाँ है, ये सब आप जान रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इन दोनों में से एक तरफ पर्शियन खाड़ी और एक तरफ ओमान खाड़ी को जोड़ते हुए बैठी है। लेकिन फिर से सवाल वहीं खड़ा है कि स्ट्रेट कहते किसे हैं? तो जवाब होता है साथियों कि दो बड़ी जल बॉडीज को जोड़ने वाले जल को, दो बड़ी वाटर बॉडीज बोले तो इधर की तरफ आपको दिखाई दे रही है पर्शियन खाड़ी, इस तरफ दिखाई दे रही है ओमान की खाड़ी। इनको जोड़ते हुए जो आपको सकरा जल दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम स्ट्रेट कहते हैं। अब चूंकि यहां पर एक हॉर्मुज नाम का आइलैंड है, इसलिए इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। वो हॉर्मुज नाम का आइलैंड ईरान वाली साइड है, इसलिए इसे ट्रंप ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ ईरान नाम से भी संबोधित किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंद महासागर में जो शब्द यूज हुआ हिंद, वो हिंदुस्तान की वजह से यूज हुआ। इंडियन ओशन जिसे आप कह रहे हैं वो असल में इंडिया की वजह से हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पानी हमारा है। उसको फॉलो करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए क्लॉज हैं जिन्हें यूएन क्लॉज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन जगहों में कोई ना कोई जगह ऐसी है जिसकी वजह से उसका नाम पड़ता है। तो स्ट्रेट किसे कहा गया? दो बड़ी जल बॉडीज को जोड़ने वाले संकरे जल को स्ट्रेट कहा जाता है। आप में से बहुत सारे साथियों ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च अब तक कर ली है। ये स्ट्रेट बड़े चोक पॉइंट्स बन जाते हैं इसलिए क्योंकि इन्हें कंट्रोल कर पाना आसान होता है। जैसे हाल ही के समय पर ईरान ने इस जगह से गुजरने वाले जहाजों को रोकने के लिए यहां पर माइंस बिछाने का बहुत ही तगड़ा काम किया, जिससे जो भी जहाज निकले यहां से होकर के वो बचते बचाते ईरान वाली साइड से ही निकलना प्रेफर किए, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट साइड कहीं ना कहीं माइंस लगी हुई थी। जमीन में लगी हुई इन माइंस के चलते जहाजों को उस तरफ से निकलना पड़ा जो ईरान के कंट्रोल वाले क्षेत्र हैं, और इसी कारण से उसने यहां पर टोल मांगा। आपने और हमने अब तक इनके बारे में अपनी वर्तमान की जितनी भी क्लासेस रही हैं उन सब में मल्टीपल टाइम इन बारे में डिस्कशन किया है। साथियों, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये 33 किलोमीटर चौड़ी है। अगर आप इसे गहराई से देखें तो इसके एक किनारे पर ओमान स्थित है। अगर आप इस मैप को देखें तो ये जो टिप आपको दिखाई देती है, ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है ईरान, लेकिन ये जो छोटू सा कॉर्नर यहां पर दिख रहा है ये असल में ओमान है। और इसके नीचे की तरफ दक्षिण में यूएई है, यानी कि ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है, जिसकी विड्थ 33 किलोमीटर है, जिसे कंट्रोल करने के लिए ओमान वाली साइड इन लोगों ने लैंड पानी के अंदर माइंस बिछाई हुई हैं। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, ये तमाम वो स्ट्रेट्स हैं जिनका पूरी अर्थ पर डिस्कशन होना अनिवार्य है। मतलब जैसे आज आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में लंबे समय तक जो जंग रही हैं वो इन्हीं स्ट्रेट्स में किसी ना किसी के इर्द गिर्द रही हैं। फिर चाहे वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अराउंड रही हो, फिर चाहे वो बाबे मंडप के अराउंड रही हो, मलक्का के अराउंड रही हो, स्वेज कैनाल के अराउंड रही हो, बेरिंग स्ट्रेट के अराउंड रही हो, इंग्लिश चैनल के अराउंड रही हो, यानी कि ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। विचारणीय तथ्य है कि यदि इन पर कंट्रोल स्थापित कर लिया जाए तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया जा सकता है। आज ईरान जैसे देश ने, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अपना बहुत कुछ युद्ध में खो चुका है, उस देश ने बहुत ही आसानी से
अपने कुछ वेपन्स के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपना बंधक बना लिया है। इसीलिए स्ट्रेट्स का जिक्र होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि एक छोटे से क्षेत्र को कंट्रोल करके दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई को ईरान ने कंट्रोल कर दिया, चले गए। खबर थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन उस खुली खबर के चलते यहां से जब निकलने लगे जहाज तो ईरान ने उन पर हमला कर दिया। तो इस वजह से स्थितियां बदल गई और बिगड़ करके जहाजों को वापस लौटना पड़ा। ये परिस्थितियां जो बनकर आती हैं, इनमें एक बहुत बड़ा कॉमन पॉइंट निकल कर आता है कि इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में बहुत आसान है वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखना। आप और हम लंबे समय से इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, सुनते आए हैं कि अंग्रेजों ने हम पर लंबे समय तक शासन किया। हम जब भी तलाशने निकलते थे कि अंग्रेज हम पर शासन कर क्यों पाते हैं, तो गहराई में एक आंसर आता था कि उन्होंने नेवल पावर होना बनना सीख लिया था। नेवल पावर मतलब उन्हें यह पता था कि पानी की ताकत जिसके पास है वो पूरी दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण कर सकती है। और यही हुआ। एक समय पर ब्रिटेन दुनिया में लगभग 250-300 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी नेवी रखता था और उसकी नेवी के चलते दुनिया का कोई भी देश उससे झगड़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसने नेवी के दम पर पानी से होने वाले व्यापार को कंट्रोल करना सीख लिया था। आप सोचकर देखिए कि एक समय तक हम गुलाम क्यों रहे, यह भी हमें ज्योग्राफी बताती है। ज्योग्राफी बताती है कि आपके पास अगर पानी के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आज भी जब आप चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, भारत की जो सबसे बड़ी कलेश चल रही है जापान चाइना के साथ, वो किस बात पर है कि उन्होंने हमारे एक हिस्से पर कंट्रोल किया हुआ है और उस हिस्से पर कंट्रोल करके उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर अरब सी के अंदर ग्वादार पोर्ट तक सीपैक बना दिया है। वो जो सीपैक है वो भारत के हिस्से में से होकर गुजरता है बिना भारत की इजाजत के। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना ने सीपैक निकाला, पाकिस्तान तक पहुंचाया, हमसे पूछा तक नहीं। हमने यही कहा कि यह जमीन हमारी है तो हमारे बिना पूछे आप यहां पर निर्माण कैसे कर सकते हैं। लेकिन सीपैक की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन ही ना हुए होते अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का ना हुई होती। आप सोचिए कितना बड़ा लॉजिकल पॉइंट है ये। विचार करिए कि आज भारत से चाइना जाने वाला जो व्यापार है वो जहां से होकर निकलता है वो इंडियन ओशियन के अंदर बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब आप इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर होते हुए निकलते हैं तो वहां पर एक पानी का चोक पॉइंट बना हुआ है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ऐसे ही वो है। कहा जाता है कि चाइना का लगभग 50% व्यापार उस छोटे से स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चाइना को एनी टाइम डर लगता है कि कल को कोई भी उसका दुश्मन स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल करके अगर बैठ गया तो चाइना दुनिया से कट जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह क्रैश हो जाएगी। उस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बचते बचते चाइना ने सीपैक बनाया जिससे भारत से दुश्मनी ले ली। सीमैक बनाया, म्यांमार के साथ दोस्ती करते हुए भारत को दोनों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेर लिया। मतलब समझिए, मतलब ये कि ये जो चोक पॉइंट्स हैं ये दुनिया की वर्तमान जियोपॉलिटिक्स तय करते हैं। अगर ये चोक पॉइंट्स होते ही नहीं तो दुनिया के देश लड़ ही क्यों रहे होते? क्योंकि व्यापारिक मार्ग समुद्र से होकर निकलते हैं और इन व्यापारिक मार्गों में ये जो छोटे छोटे से जो मतलब रास्ते हैं जो संकरे होते जाते हैं, तो उनकी वजह से दुश्मनों को या दुनिया के देशों को इस बात का भय और आशंका बनी रहती है कि कोई ना कोई हमें कंट्रोल करेगा। रिसेंटली भी मैंने आपके सामने एक सेशन साझा किया था अपनी पाठशाला पे, जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि कैसे अमेरिका ने इंडोनेशिया से वार्तालाप करी कि मुझे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के मामले में आपके साथ बैठना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जो सबसे बड़ा एरिया रखता है, जैसे ईरान रखता है हॉर्मुज में, ऐसे सबसे बड़ा एरिया मलक्का में इंडोनेशिया रखता है। तो अमेरिका ने हाल ही में इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के चलते ईरान के साथ इंडोनेशिया के साथ में स्ट्रेटेजिकल टाई किया। ये जो स्ट्रेटेजिकल टाई था ये दर्शाता है कि वो चाइना को डिफीट करने के लिए था, चाइना को डराने के लिए था कि देखो बेटा हमारे पास तुम्हारा ये एरिया कंट्रोल में है, हम यहां पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। मतलब आप देखें कि किस तरह से सारी की सारी चीजें, दुनिया की पूरी राजनीति ज्योग्राफी से होकर निकल रही है। आपको ये सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती हैं जब आप इतिहास जानते हुए फ्यूचर की चर्चा करते हैं। कई बार हमने बहुत बार सेशंस में ये बात बोला है कि प्राचीन काल में चाहे हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र, फोनीशियन सबकी सभ्यता देखोगे तो आप समझोगे कि जब जब समुद्र से व्यापार हुआ है ये सारे पॉइंट्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के लिए इधर देखें, ये मैंने मैप के ऊपर आपको कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताए हैं। यहां पर
आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे पहले यहां दिखाई दे रहा है जिसकी चर्चा है। इसके अलावा भी अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो यहां पर आपको बाबे मंडप दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो मेजर है, जैसे यहां पर स्वेज कैनाल जो कि खुद इजिप्ट के ही कंट्रोल में है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो सबसे मेजर स्टेट्स में है, इतनी देर से जिसकी बात कर रहा हूं दैट इज स्टेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया के कंट्रोल में चल रही है, इंडोनेशिया और मलेशिया के कंट्रोल में चल रही है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट जो कई बार सुर्खियों में रहती है। ऐसी तमाम स्टेट्स, ऐसे ही यहां पर ब्लैक सी के साथ मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट से नीचे की तरफ दक्षिण में निकलते हो तो दार्डेनलस स्ट्रेट, ये तमाम वो स्ट्रेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को पता होना। ऐसे ही अगर आप यूरोप के अंदर बढ़ते हो तो इंग्लिश चैनल, ऐसे ही डोवर स्ट्रेट, ऐसे ही आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में नॉर्थ चैनल, ऐसे ही आपके सामने ये जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है यहां पर डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट के बाद में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस स्ट्रेट, कनाडा के अंदर खुद अपनी जो ग्रेट लेक्स हैं वहां तक कनेक्ट करने वाली हडसन स्ट्रेट, ऐसे ही पूरे की पूरे अलास्का को रशिया से अलग करते हुए यहां पर एक पॉइंट है जहां पर कभी बर्फ जमी रहती थी, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। कहते हैं कि यहां पर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का आगमन हुआ अमेरिका में वो उस बेरिंग स्ट्रेट से ही हुआ था, कभी रशियन साइबेरिया से चलते हुए रहने आए थे। यानी कि इस पॉइंट पर आज नॉर्थ अमेरिका में अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत 10,000 साल 20,000 साल पहले भी जाकर देखी जाए तो पता चलता है कि सोवियत रूस से होते हुए, कभी जब यहां पर सोवियत रूस एशिया का हिस्सा जो आज भी है वहां से होते हुए लोग इस बेरिंग स्ट्रेट में, तब पानी नहीं था, बर्फ जमी हुई थी, तो लोग क्रॉस करते करते रहने के लिए इन एरियाज तक आए थे। ऐसे ही फ्लोरिडा जो है अमेरिका का, उसके पास में गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये सारी की सारी वो मेजर स्टेट हैं। ये छोटी छोटी जैसे युकाटान, जमैका, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन आप समझ कर देखिए कि दुनिया में ऐसे चोक पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बेरिंग स्ट्रेट जो आपको उधर दिखाई दे रही है, ये रहा रशिया वाला हिस्सा, उधर आप अमेरिका से देख रहे हैं, इधर आप रशिया से देखते चल रहे हैं। ऐसे ही स्टेट ऑफ टार्टरी आपको यहां पर दिखाई दे रही है, कोरियन स्टेट दिखाई दे रही है, ताइवान स्टेट आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही भारत के केस में जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो इनके बीच में से भी, अंडमान निकोबार के बीच में से 10 डिग्री चैनल निकल के जाता है। ऐसे ही जब हम यहां पर आसियान कंट्रीज की बात करते हैं तो इनके बीच में से मकासर स्टेट निकल कर जाती है। इंडोनेशिया के दोनों आइलैंड्स के बीच में से सुंडा स्ट्रेट निकल कर जाती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में से होकर देखते हो तो बास स्ट्रेट निकल कर जाती है। ऐसे ही न्यूजीलैंड के उत्तरी न्यूजीलैंड दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती हुई कुक स्ट्रेट होकर जाती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और यहां पर जो इंडोनेशिया के मेजर हिस्से हैं, आसियान कंट्रीज हैं, उनके बीच में टॉरस स्ट्रेट होकर के गुजरती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि इस पूरे मैप में कम से कम 10 से ज्यादा ऐसी स्ट्रेट्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जंग करा सकती हैं। जो आज हालात स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने पैदा किए हैं वैसे हालात पैदा कर सकती हैं। सबका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, अगर वो बाधित हो जाएं तो दुनिया के अंदर व्यापार प्रभावित होना तय माना जाता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? अगर आपको यह जानकारी जो मैं दे रहा हूं यदि थोड़ा भी सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रही है तो एक बार के लिए थम्स अप करके बता दीजिए कि हां, इस तरह से आप जो चर्चा और मैं कर रहे हैं इनका कोई ना कोई महत्व बन रहा है, मतलब ये सही जगह जाकर लैंड हो रही है, ये बात आपके अंदर कोई क्यूरोसिटी पैदा कर रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एज ए विद्यार्थी जब हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो हमें इन सभी स्टेट्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन स्टेट्स में कौन से वाटर के चैनल्स कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से कंट्रीज को वो डिफरेंशिएट करते हैं, उन पर किन का कंट्रोल है और उनके अराउंड क्या ज्योग्राफी है, ये पता होना ज़रूरी होता है। आज जिस बात को हमने वॉर ऑन मैप कहा है उसके अंदर मैंने आज आपको स्ट्रेट पढ़ाने का डिस्कशन मतलब टाइटल सेलेक्ट किया है। आप सोचकर देखिए कि कितनी सारी चीजें हैं। आज आपको लग रहा है इसका मतलब तो सारी लड़ाइयां स्ट्रेट की वजह से ही हो रही हैं, नहीं। बहुत बार आपको पता चलेगा किसी कंट्री की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन वहां की जंग का बड़ा कारण बन जाती है। जैसे इजराइल के बारे में जब आप देखते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी के उस कॉर्नर पर बैठा हुआ है जहां से पूरे मेडिटेरेनियन सी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। आप सोचकर देखिए, यूरोप पर नियंत्रण का केंद्र बिंदु बनकर बैठा हुआ है, बॉस्फोरस स्ट्रेट पर नियंत्रण का केंद्र बिंदु बनकर बैठा हुआ है, क्योंकि पूरे ही पूरे मेडिटेरेनियन सी के जस्ट सामने टी पॉइंट का जो घर है वो इजराइल है। ऐसे में पूरा की पूरा मेडिटेरेनियन सी इसकी आंखों के सामने है। अफ्रीका हो, यूरोप हो, सब पर नियंत्रण
रखने के लिए। अपन तो समझते हैं कि मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण करने के लिए इजराइल है, असल में उसकी लोकेशन तो इन देशों पर भी नियंत्रण करने वाली है। मतलब देश की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन होती है, जैसे आज तुर्की दुनिया के अंदर हमेशा से सिग्निफिकेंट रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? तुर्की की वो लोकेशन जो इसे एशिया और यूरोप में कंबाइंड रूप से रखती है। कभी इसी तुर्की के ही कॉन्स्टेंटिनोपोलिस के चलते, कुस्तुनतुनिया के चलते, जिसे आज आप इस्तांबुल कहते हैं, इसके चलते बड़ी जंग हुई है। एक समय पर ग्रीको रोमन एम्पायर हुआ करता था, बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था, जिसके साथ में ऑटोमन एम्पायर की लड़ाई हुई थी। ऑटोमन एम्पायर जो कि टर्किश एम्पायर था, टर्की को केंद्र मानते हुए लड़ाई लड़ाई गई थी। उसके अंदर फिर ऑटोमन एम्पायर जीतकर आया ताकि उस देश की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को कंट्रोल किया जा सके। कौन सी देश की? तुर्की की। तुर्की की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या थी? तुर्की की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन इस पर्टिकुलर जगह पर, जिस जगह मैं आपके सामने पॉइंटर कर रहा हूं, यहां पर बॉस्फोरस स्ट्रेट होकर गुजरती है। इस बॉस्फोरस स्ट्रेट से होकर के ही माल जो था, मतलब गुड्स जो थे, वो अगर कोई सिल्क रूट से लेकर के यूरोप में बेचने जा रहा होता था तो उसे इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। तो ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीको रोमन एम्पायर से इस पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े के लिए जंग लड़ी, जिसके चलते ग्रीको रोमन एम्पायर खत्म हुआ। ऑटोमन एम्पायर कई सालों तक चला, जिसका केंद्र बिंदु तुर्की बना और तुर्की का खलीफा इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिमों का लीडर बन करके आया। मतलब समझिए कि दुनिया के अंदर जो आज जंग होते आप देखते हैं, उन सबके पीछे अगर केंद्र में गुजरेंगे तो उन देशों की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पता चलेंगी, उन देशों की महत्व को पता करेंगे कि व्यापार में ये कितने महत्वपूर्ण थे। आज भारत की प्रॉस्पेरिटी के भी अगर कारण तलाशने निकलेंगे तो भी पता लगाएंगे कि साहब 7600 किलोमीटर के आसपास भारत की कोस्ट लाइन है। दुनिया के बहुत से देश, जैसे यहां पर सेंट्रल एशियन कंट्री, इन्हें पानी का एक्सेस कभी मिला ही नहीं, और भारत जैसे देश को आधा की आधा भारत प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, जिसको चारों तरफ, तीन तरफ से वाटर ने घेरा हुआ है। तो हमें इतनी बड़ी कोस्ट लाइन मिलती है कि हम आसानी से विश्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। सोचिए, ये तो हमारा आधा देश पानी के साथ कनेक्टेड है। ब्रिटेन पूरी तरह से पानी में ही डला हुआ है, यानी चारों तरफ से वो आइलैंड बनकर के कनेक्टेड है। विचार करिए कि उसके साथ कोई दुश्मन ही नहीं है। यही कारण था कि ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज किया था। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पर कोई कलेश ही नहीं था। कलेश था तो दुनिया में जाके करना था। अमेरिका को उठाकर देखिए, अमेरिका ने यहां पर आज अपनी जो लोकेशन बना रखी है, ईस्ट और वेस्ट पूरी तरह से अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से सेफगार्ड की हुई है। मैक्सिको के साथ बॉर्डर खींच दिए, कनाडा को बिल्कुल अपने में मिला रखा है। इतना मिला रखा है कि कनाडा खुद को 51वां राज्य मानता है। हालांकि ट्रंप ने बोल करके उन्हें थोड़ा सा बिरचा दिया। वैसे समझिए जैसे कि भारत और नेपाल एक ही हैं, लेकिन भारत ने नेपाल के एक हिस्से को अपने अंदर दिखाया, तो जो दिखाया उससे नेपालियों को लगा कि साहब ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता में भारत और नेपाल लंबे समय से एक दूसरे में मिलकर रहे हैं। हमारे बॉर्डर्स पर भी इतना ज्यादा आवागमन एक साथ होता है। मतलब इस तरह से कहते हैं कि हमारी घर की शादियां उस तरफ होती हैं, उन घरों की शादियां इस तरफ होती हैं, भोजन का लेना देना, व्यावहारिक रिश्ते होते हैं, सब कुछ नेपाल के साथ बड़े सामान्य तरीके से चलते आए। लेकिन चूंकि एक घटना ऐसी घटी जिसके चलते नेपाल थोड़ा खिन्न हुआ, ऐसे ही कनाडा के केस में कहते हैं कि कनाडा और अमेरिका एक ही है। मतलब आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ट्रांजिट होता है, सिंपल, मतलब ट्रकों से आना जाना है, सामान आ रहा है जा रहा है। आज अमेरिका खूब तेल उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी कनाडा से तेल लेता है। बोले जो देश कनाडा, जो राज्य कनाडा के बिल्कुल नजदीक हैं, बोले उनसे तेल लेकर के अपनी जरूरतें पूरी करते रहो। मतलब इतना ज्यादा एक में एक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया। एक तरफ दीवार खींच ली, एक तरफ पानी भर दिया, और एक तरफ एक देश के साथ मित्रता कर ली। संघर्ष ही नहीं तो दुनिया भर में जाकर संघर्ष कर रहे हैं। तो जिन देशों ने अपनी लोकेशन को इतना स्ट्रेटेजिकल कर लिया कि उनके साथ में पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है, वो दुनिया पर बढ़िया राज करते चले गए। तो उन्हीं बढ़िया राज, तो मतलब आप समझिए कि हम ज्योग्राफी में केवल स्ट्रेट डिस्कस नहीं कर सकते, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना होगा। हमें डिस्कस करने होंगे तमाम प्रकार के वाटर बॉडीज, हमें डिस्कस करने होंगे तमाम प्रकार के ओशियंस, हमें डिस्कस करने होंगे तमाम प्रकार से इन यहां पर स्थित आइलैंड्स, जिनको लेकर के, जैसे इंडियन ओशन के अंदर डियागो गार्सिया आइलैंड इन दिनों सुर्खियों में रहा, जो आपने सुना। लेकिन ऐसे बहुत से आइलैंड हैं। पंबन द्वीप के बारे में आप सुन सकते हैं। इधर की तरफ अगर आप चलें तो ये पूरा पूरा जो कैरेबियन द्वीप्स हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं, जिनको लेकर ना जाने कितनी बार लड़ाई हुई है। ऐसे ही पैसिफिक ओशन के अंदर हवाई है, उसको लेकर के काफी बार जंग संघर्ष हुआ है। मतलब आप समझिए कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है निकल के आने की, वो क्या है कि दुनिया में लोकेशंस बहुत मायने रखती है। मतलब वर्ल्ड मैप को अगर आप गहराई से अध्ययन करते हैं, तो ऐसे में ही
स्ट्रेट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। स्ट्रेट होती है वो जगह जो दो मेजर वाटर बॉडीज को जोड़ने का प्रयास करती है, यानी कि जिनके माध्यम से होकर के दो बड़े समुद्र आपस में जुड़े, उस जगह को स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेट का महत्व क्या है जो मैंने बोलकर सुनाया, वो बातें मैंने आपको यहां पर दे दी। एक एक करके जो स्ट्रेट सुर्खियों में रही हैं, पहले वहीं से ही शुरू करते हुए चलते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप लोगों ने इतने दिन से पढ़ लिया है कि इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये चोक पॉइंट्स है, यहां पर ओमान है, बस ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों को मैप के अंदर ये जानकारी नहीं होती, कौन सी, कि इस स्ट्रेट के उत्तर में ईरान है, समझ में आता है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये जो बिल्कुल हुड सा निकला हुआ है, ये कौन सा देश है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो बिल्कुल ऊपर का छोटू सा कॉर्नर है, ये ओमान है। इसीलिए ईरान कई बार ये कहता आया है कि हम जो टोल वसूलेंगे उसे ओमान और ईरान के बीच में बांट लेंगे, क्योंकि ओमान का टिप है यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ऐसे ही इस ओमान के टिप के जस्ट नीचे यूएई है। अगर दुनिया को समाधान वाकई में चाहिए होता तो जैसे स्वेज कैनाल बनी हुई है, यूएई अगर चाहता तो वो यहां पर एक अपनी कैनाल खड़ी कर सकता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर उनके नियंत्रण में है तो वो अपने दो सिरों को पाटते हुए एक बड़ी सी स्ट्रेट खींचकर खड़ी कर देता, तो यहां से बढ़िया से व्यापार करने का रास्ता निकल कर आता। आप पूछेंगे कैसे, जैसे स्वेज कैनाल लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, ऐसे ही फिलहाल करा कैनाल की चर्चा चल रही है, पनामा कैनाल की चर्चा चल रही है जो मैन मेड है। ऐसे ही यूएई चाहता तो यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑप्शन लेकर आ सकता था। ये बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहां से कितना तेल निकलता है, क्या निकलता है, ये सुर्खियों में पता चल गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी स्टेट जिसको लेकर के ईरान ने हाल ही में सबको धमकाया, उसका नाम था बाब अल मंडब स्टेट। ये किनको जोड़ रही है, लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। अब इसके अंदर भी कहानी क्या है वो समझिएगा। असल में लाल सागर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके पीछे का कारण है यहां से स्वेज कैनाल का निकलकर मेडिटेरेनियन सी तक जाना। पहले तक क्या होता था कि स्वेज कैनाल नहीं हुआ करती थी, मतलब ये जो एरिया आप स्वेज कैनाल का देख रहे हैं ये पहले था नहीं। पहले यहां पर जगह कनेक्टेड थी, ये पूरा पूरा इजिप्ट था जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। इसे सिनाई पेनिनसुला नाम दिया जाता था। तो पहले सिनाई पेनिनसुला एग्जिस्ट किया करता था। सिनाई पेनिनसुला के बीच में से स्वेज कैनाल निकाली गई जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने का काम शुरू की। तो जब लंबे समय तक, पहले तक लाल सी का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, इतना था कि साहब सूडान, इजिप्ट, इनका इतना व्यापार में योगदान नहीं था। लेकिन जैसे ही स्वेज कैनाल बनी उसके बाद में मेडिटेरेनियन सी से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका जो माल है वो चल करके इस रास्ते से होकर के रेड सी की तरफ आना शुरू हुआ, और रेड सी से फिर ये वाला चोक पॉइंट जिसे कंट्रोल करता है जिबूती और दूसरी तरफ यमन, इन दोनों ने कंट्रोल करके बाब अल मंडप को कंट्रोल किया। अभी रिसेंटली ध्यान होगा आपको, ईरान का एक अपडेट सुना होगा जिसमें उसने ये कहा कि अमेरिका ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का सोचा है तो हम बाब अल मंडप को कंट्रोल कर लेंगे। तो बाब अल मंदेब को जो कंट्रोल करने की इन्होंने बात कही, उसके पीछे का कारण क्या था, यमन के अंदर बैठे हुए हूती जो क्या कहते हैं कि उन्हें इस जगह पर कंट्रोल करने के लिए तेल के जहाजों पर बस गोले फेंकने हैं। वो डर के मारे ही, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट हो जाएगा, वो उसको बचाने के लिए रास्ता बदल लेते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, जब जब यमन ने यहां पे गोला फायरिंग की है उसके बाद से इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया। तो अवरुद्ध हुआ और यहां से जहाज निकल करके फिर अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से केप ऑफ गुड होप से होते हुए निकल कर आना शुरू हुए। तो मतलब समझिए, ये वाला चोक पॉइंट जानता है, कौन जानता है, ईरान जानता है कि इस जगह को कंट्रोल किया जा सकता है। ईरान जानता है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के चलते अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। यहां पर ये आपको कंट्री दिखाई दे रहा है जिबूती, असल में अफ्रीका के 4 देश, यहां पर आपका इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, इथोपिया हो गया, ये जो देश है ना, इनके साथ में क्या है,
सोमालिया, इथोपिया, ये सारे के सारे देश जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं, इनमें से बहुत ही दरिद्रता है यहाँ पर। ये लोग समुद्री जहाज़ों को लूटने का ही काम करते हैं। सोमालिया वगैरह तो वेरी मच नॉन फॉर इट है, जिबूती भी वेरी मच नॉन फॉर इट है। अब सोचो, इस जिबूती के अंदर चाइना वालों ने अपना सबसे बड़ा बेस बनाया है। मतलब समझिए कि ये वाली जो लोकेशन है अरब सागर वाली, यहां से बाबल मंडप के थ्रू आपको जाना है तो जिबूती, इधर की तरफ तो देखो यमन के साथ तो ईरान की मित्रता है, ईरान जैसा चाहता है वैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कहीं ऐसा हो जाए कि साहब इस जगह पर कोई कंट्रोल करके बैठ गया, तो चाइना ने अपनी सेना उतार रखी है जिबूती में। अब आपको समझ में आया कि आपको भाई सूचना मिली कि साहब जिबूती में चाइनीज सैनिक हैं। अरे कर क्या रहे हैं भाई, वो स्टेट ऑफ इस पर्टिकुलर बाब अल मंडप को कंट्रोल करने के लिए बैठे हुए हैं कि कल को दुनिया ने अगर ज्यादा 3-2-5 मचाई तो हम जाकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट को दबा के बैठ जाएंगे कि लो साहब। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, दुनिया का लगभग 10% व्यापार तेल का इस रास्ते से भी होता है। आप कहेंगे 20% यहां से क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां तो तेल उत्पादित होता है, यहां से होकर के ही फिर भारत जाता है, चाइना जाता है, साउथ कोरिया जाता है, जापान जाता है, यहां से होकर के यूं तेल नहीं जाता। फिर भी हम जो तेल थोड़ा बहुत मंगाते हैं, जैसे अगर हम ब्लैक सी से होकर तेल मंगा रहे हैं, जो ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्टेट, डार्डेनल्स स्टेट, मेडिटेरेनियन सी, स्वेज कैनाल, रेड सी होते हुए आता है, उस वाले रास्ते को ये कंट्रोल करता है। तो कहा जाता है दुनिया का लगभग 10% तेल का व्यापार यहां से होकर प्रभावित होता है, और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वो कैसे? बोले यहां से अगर रुका तो भारत का बड़ा एक्सपोर्ट जो होता है इन मेडिटेरेनियन देशों को, यानी कि यूरोपियन देशों को, अफ्रीकी देशों को, वो बड़ी मात्रा में यहां से होता है। और अगर वो रास्ता बाधित होता है तो भारत को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आना होता है। वो चक्कर लगाना फिर से एक ट्रबलसम काम होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है कि कैसे कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये कितने चौड़ी है? तो ये 32 किलोमीटर चौड़ी है और यहां से 4 मिलियन बैरल पर डे ऑयल फ्लो होता है। यहां से रेड सी इस तरह से ये पूरे की पूरे जंगल, मतलब समझिए कि डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट का एक्सटेंडेड हिस्सा है इजिप्ट, और उस इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में से आप देखिए इस तरह से इंसान द्वारा निर्मित एक कैनाल है। ये कैनाल पूरी तरह लाल सागर को, लगभग 193 किलोमीटर लंबी कैनाल है, ये पूरे लाल सागर को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है। ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये जो सांप सा पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये असल मायने में स्वेज कैनाल है, इंसान ने बनाई है। और स्वेज कैनाल की मैकेनिज्म अपने आप में एक टाइटल है, मतलब लोग उसे पढ़ करके मतलब बहुत अचंभित होते हैं कि कैसे कर पाते हैं। मतलब आप सोचिए, बीच में लेक बनाई गई हैं, पानी को रोक रोक करके चढ़ाया जाता है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, इनके जल स्तर में अंतर है। और इससे बड़ा जो कैनाल सिस्टम है वो पनामा कैनाल का है, उसमें तो बहुत ज्यादा लिफ्टिंग प्रोसेस की जाती है। उसका तो अपने आप में एक स्टडी है कि जल के स्तर में बड़ा अंतर है, तो उसको मैनेज करने के लिए वाटर लिफ्टिंग की जाती है। तो ये सब चीजें इंसान द्वारा जब निर्मित हुई तब जाके रेड सी का महत्व बढ़ा। उम्मीद है कि आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। इंडिया कैन ऑल्सो ब्लॉक स्टेट ऑफ मलक्का, डेस्ट्रॉयर लिख रहे हैं। नहीं भैया, इंडिया को ना स्टेट ऑफ मलक्का कंट्रोल नहीं कर सकता, इंडिया स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल नहीं कर सकता, बस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन लगाकर बैठ सकता है, मतलब लोगों को हेल्प कर सकता है। हाँ सर, ओमान किसके पक्ष में है? बेटा ओमान भारत का बहुत अच्छा मित्र है, और ये बिल्कुल वैसा देश है जिसने पहले ये चाहा था कि ईरान के साथ अमेरिका समझौता कर ले। अगर आपको याद हो तो ओमान में ही ईरान और अमेरिका की एक बार वार्ता भी हुई है, लेकिन उस वार्ता का कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। युद्ध से पहले वार्ताएं हुई थी। सर विच न्यूज़पेपर गिव्स बेस्ट नॉलेज फॉर ज्योग्राफी? बेटा ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होता, ज्योग्राफी आपको पढ़नी एनसीईआरटी से होती है और उसके बाद में उसको रिलेट करना होता है बाकी चीज़ों से। ठीक है सर, आपकी इंग्लिश मैप की क्लास करनी है, मतलब देखेंगे, अगर आप चाहेंगे तो वो हम देख लेंगे, मतलब इट इज़ नॉट एन इशू, मतलब क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ये बात बोल रहा था। सर इसके नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स तो यार हम लोगों ने बना रखे हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारी मैपिंग की क्लास किताबें जो है ना, ये बहुत ही अच्छे से हिट हैं किताबें, मतलब बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया है, जिसमें हैंड रिटन मैप्स और इसके ऊपर पूरी जानकारी, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी वाली भी है। हमारे दोनों एडिशन बाजार में इस समय उपलब्ध हैं। हालांकि बाजार से मतलब हमारा हमारे ऐप पर होता है, हम कहीं और अपनी किताबें नहीं बेचते, तो हमारे ऐप पर यूट्यूब स्टोर पर ये उपस्थित होती हैं। तो मैप तो हमने पूरा डिटेल में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। जिबूती चाइनीज सोल्जर्स कैसे रहने दिए? जिबूती गरीब देश है बेटा, मतलब ये समुद्री जहाज़ों को लूटने वाले लोग हैं, तो इनके पास में चाइना भर के पैसा दे दिया तो ये कंट्रोल कर लिए।
हर्षदीप लिख रहे हैं सर हम स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक बात बताओ, ऐसे तो बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ ओमान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन जिसका लैंड एरिया ज्यादा है ना बेटा, वो नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। तो मलक्का पर क्या है, पूरा पूरा एरिया जो है ना वो इंडोनेशिया के पैरेलल चलता है। तो इंडोनेशिया के पैरेलल चलने से इंडोनेशिया का नुकसान है, न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है ना। चलते हैं चलते हैं चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए सत्यमेव जयते सर, इसके लिए कोई नक्शे की पुस्तक, मैंने बताया ना भैया, ये आपको ये यूट्यूब स्टोर से भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये बात उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई हो कि किस तरह से इस रेड सी के माध्यम से ये पूरा की पूरा जो एरिया है इसको कंट्रोल करने की पूरी स्ट्रेटेजिक लड़ाई हमने डिस्कस की है। ये हमने डेटा मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया है, तो अब नहीं बताने की जरूरत। हाँ जी, ये जो दूसरा आपके सामने आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये है वो स्वेज कैनाल जिसे आप देख सकते हैं, है ना। इस स्वेज कैनाल को, मतलब मैप की जो क्लासेस हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मैप की क्लासेस को केवल मैप पर ही डिस्कस किया जा सकता है, और वो जो तरीका है ना वो कुछ इस तरीके से साथ आपके साथ डिस्कशन होगा। देखिए, ये जो स्वेज कैनाल है, इस स्वेज कैनाल में एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरेनियन सी, ये मैन मेड कैनाल है, पहले ये नहीं हुआ करती थी, और इसको लेकर के बढ़िया जंग छिड़ी है। बढ़िया जंग छिड़ी है से मतलब समझिए कि इस पूरे एरिया को लेकर के, स्वेज कैनाल को लेकर के फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स ने लंबे समय तक, क्योंकि बनवाने का भी सोच उन्हीं का था, क्योंकि उन्हें इंडिया से या फिर इस एरिया से बहुत सारा माल लेकर के, देखो नाइल रिवर के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल आपको ये स्वेज कैनाल दिखाई देती है, मतलब जहां पर नाइल के रिवर का जो खत्म होता है प्रभाव क्षेत्र अलेक्जेंड्रिया और इसके आसपास, उसके बाद में यहां से स्वेज कैनाल होकर के निकल कर आती है। तो ये इंसान के द्वारा निर्मित है, इसकी 193 किलोमीटर लंबी लेंथ है, ये पूरी तरह 24 मीटर गहरी है। यहां से समुद्री जहाजों को, और निर्माण कब हुआ था, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1859 में और बनकर खत्म हुआ था 1869 में। 10 साल के अंदर 193 किलोमीटर लंबी कैनाल खोद दी थी। ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब ये ऐसी है कि समझिए कि आज 12% दुनिया का ट्रेड इस कैनाल से होकर गुजरता है। मतलब इस कैनाल से लगभग 18,000 जहाज गुजरते हैं, यहां से लगभग $10 बिलियन का केवल सामान गुजरता है। यहां से खुद जो इजिप्ट है उसकी कमाई $5.8 बिलियन होती है, और इसके पीछे का बड़ा इतिहास है। मतलब स्वेज कैनाल की कहानी अपने आप में एक बड़ी कहानी है, जिसमें कि इजिप्ट ने कैसे स्वेज कैनाल को पाया, बनाया तो इन्होंने था, ब्रिटेन और फ्रांस वालों ने, लेकिन स्वेज कैनाल को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। जब दुनिया के देश आजाद होने लग रहे थे तो ब्रिटेन इसको छोड़कर निकला है कि ठीक है भाई, इसे अब तुम लोग यूज करो। बिल्कुल उस तरीके से चीजें हुई हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब रोचक पॉइंट है, कभी इसके बारे में इतिहास और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब 1869 में जाकर के जब ये शुरू हुई, उसके बाद से तो इसने मतलब पलट के नहीं देखा। आपको स्ट्रेटेजिक बस महत्व बताने के लिए मैंने बता दिया। अब जब स्वेज कैनाल बाधित होती है तो कौन सा रास्ता, मतलब इससे पहले कौन सा रास्ता हुआ करता था, तो अफ्रीका के जस्ट नीचे दक्षिण में, साउथ अफ्रीका का सबसे एंड पॉइंट जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, यहां से होकर के जहाज निकला करते थे। असल में क्या था कि जो फ्रांस, ये यूरोपियंस थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, ये वाला जो एरिया है आपका, जिसको हमने थोड़ी देर पहले कहा टर्की को कनेक्ट करते हुए यूरोप से, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र का नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट, और यहां पर है कॉन्स्टेनोपोलिस, है ना। तो इस जगह क्या हुआ था कि जब ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ तो यूरोप के इन देशों ने, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इन लोगों ने क्या किया कि भाई इंडिया से हमारे पास सामान आया करता था, तो वो कैसे ढूंढे। तो एक इटली का नागरिक था जिसका नाम था कोलंबस। तो कोलंबस को स्पेन के राजा ने पकड़ के कहा कि भाई मैं तुझे पैसा देता हूं, तू एक काम कर, इंडिया ढूंढ कर आ। तो इन लोगों को तब तक ये लगता था, ये बात 1492 की है, तब इन लोगों को ऐसा लगता था कि अटलांटिक ओशन पार करके जाओगे इंडिया मिल जाएगा। ऐसा क्यों? इन्हें लगता था कि अटलांटिक ओशन, धरती गोल है और अटलांटिक ओशन के उस पार एशिया है, तो बस इसको कोई पार कर जाए तो साहब इंडिया मिल जाएगा। तो उन्होंने इस नाविक के साथ 3 जहाज भेजे, खूब सारा खाना वाना रख के भेजा कि तुम जाओ और इसको पार करते कराते पहुंचो, जहां जमीन मिले वहां पर बताना। तो इस जगह से निकलकर कोलंबस पहुंचता है वेस्ट इंडीज में, इन वाले एरियाज में पहुंचता है, फिर वो अमेरिका पहुंचता है और पहुंच करके कहता है कि मुझे इंडिया मिल गया, है ना। ये जो कहानी थी ना खोज की, ये कैसे बनकर आई थी, क्योंकि इस जगह पर रास्ता बंद कर दिया गया था। कौन सा रास्ता? सिल्क रूट बंद कर दिया था। सिल्क रूट का भारत से क्या कनेक्शन था? भारत के ही व्यापारी थे जो चाइनीज रेशम लेकर, भारतीय कपड़ा लेकर और मसाले लेकर के इस क्षेत्र से होते हुए यूरोप को सामान बेचने जाया करते
करते थे, जिसके बदले गोल्ड लेकर आते थे और उस गोल्ड से भारत बहुत अमीर बना था, जिसके कारण हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऐसे में अब ये हुआ कि जब कोलंबस इधर चला गया और गलती से वो गलत जगह लैंड कर गया, फिर समझ में आया कि ये तो इंडिया नहीं है, तो फिर निकाल के पुर्तगाल से वास्को डिगामा को भेजा गया। वो बजाय उधर जाने के वो अफ्रीका के नीचे होते होते गया, और यहां पर जब अफ्रीका खत्म होता है तो साउथ अफ्रीका के इस किनारे पर एक केप पर, एक किनारे पर जाकर वो बैठता है और बड़ी उम्मीदों से कि अब चलो अफ्रीका खत्म हुआ, अब जाऊंगा तो इंडिया मिलेगा। तो वो जब इधर से निकला, इस जगह को ही मेरे प्यारे साथियों केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया, यानी कि जहां से वो किनारा जहां से नई उम्मीदें निकल कर आती हैं। तो यहां से जब वो वापस लौट कर आता है और फिर यहां पहुंचता है कालीकट में, तब वो भारत पहुंच करके जो लाभ कमाता है उसकी तो स्टोरी बनती है। 1498 में जाकर यूरोपियंस के लिए वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था। यूरोपियंस के लिए अमेरिका कोलंबस ने खोजा, यूरोपियंस के लिए वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। कि लीजिए साहब, कई बार बचपन में पढ़ते थे ना भारत की खोज कब हुई, तो ऐसा लगता था भारत पहले तो कहीं था ही नहीं, अचानक खोजा गया। अमेरिकियों के लिए भारत की खोज कब हुई, या फिर वेस्टर्नाइज कंट्री जो है इनके लिए खोज कब हुई, तो खोज का कारण समझ पाए तो आप समझिए कि इतना लंबा रास्ता तय करके इन्हें भारत तक आना पड़ता था। तो इन्हें बार बार जरूरत लगी कि यार हमें यहां पहुंचने का तरीका ढूंढना चाहिए। तो बोले अफ्रीका को बाईपास करते हैं। कहां से करें, तो बोले अफ्रीका को बाईपास करने के लिए मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने के लिए यहां पर एक जगह पड़ती है सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट का हिस्सा है। असल में जो सिनाई पेनिनसुला पेनिनसुला उस क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ लैंड मास होता है। जैसे भारत जो है ना वो एक पेनिनसुला है, आधा आधा भारत पेनिनसुला है, क्योंकि उसका दक्षिण का जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ऐसे ही यहां पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ मिला हुआ रेड सी वाला एरिया, इतना सा जो क्षेत्र है ये सिनाई पेनिनसुला है। इजिप्ट ने इस सिनाई पेनिनसुला को, तो यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इन्होंने कहा कि हम अगर इसे छेद दें, तो सोचो कि 1857 में भारत में क्रांति हुई है, उसके 2 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने इसको खुदवाना शुरू किया कि हमें भारत से ज्यादा माल चाहिए। तो ये वाला जो रास्ता है ना इन्होंने खोदा, यहां से कैनाल बनाई और कैनाल बना करके ये लोग यहां पर आकर पहुंचे। तो मतलब इतिहास है हर चीज का। और जब बाधित होता है तो फिर ये लंबा रास्ता लेकर निकलना पड़ता है। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि ज्योग्राफी पर ही पूरे युद्ध छिपे हैं, ज्योग्राफी पर ही पूरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी पर ही पूरे फ्यूचर टिके हैं, बाजार टिके हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशन टिके हैं। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खैर एनीवे, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। केप ऑफ गुड होप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसका महत्व समझ में आएगा कि ये कैसे निकल कर आया, और ये स्वेज कैनाल का ऑल्टरनेटिव बन करके आपके सामने आया है, ठीक है साहब। ऐसे ही साथियों, एक जो कैनाल में इतनी देर से कह रहा हूं वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट। रशिया अगर टर्की के साथ मित्रता नहीं रखता तो अकेला टर्की रशियन इकोनॉमी के लिए घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, अब आप समझिए ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के साथ में इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो भी पानी भरा हुआ है, कीव के साथ जो बना हुआ क्षेत्र है, यहां पर जितना भी पानी है इसके अंदर सी ऑफ अजोव कहलाता है ये वाला। यहां से ब्लैक सी, और ब्लैक सी से होते हुए जब ये लोग यहां निकलते हैं तो यहां पर बॉस्फोरस स्टेट मिलती है। टर्की जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान पैसा कमाने की बात कर रहा है ना, असल में ब्लैक सी के अंदर बॉस्फोरस स्ट्रेट से ऑलरेडी तुर्की पैसे कमाता है। दुनिया में जो चर्चा हो रही है ना कि अगर ईरान ने पैसे ले लिए तो बड़ा संकट हो जाएगा, ऑलरेडी वैसे ही पैसे लेकर बैठा रहता है तुर्की। तुर्की बॉस्फोरस स्ट्रेट से खूब पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कंट्रोल करने का पॉइंट उसके पास है। तो दुनिया में ये बड़े रोचक कहानियां हैं, ठीक है साहब। खैर एनीवे, ये बहुत अच्छी किताब है। मतलब मैप की आपने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी ना, यहां पर हमने केवल ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री, कल्चर, उन सबको मैप के अराउंड बताया है, और बहुत वेरीफाइड तरीके से है। मतलब मेरी अपनी किताब है ये, क्योंकि मैप हम लोगों को पढ़ना ही होता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अंदर। मतलब एक एक चीज जो है ना, मतलब सारी की सारी जितनी भी विंड्स हैं, ओशन करंट्स हैं,